हेलो दोस्तों, राम राम जी। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लैमार्कवाद के बारे में बताऊंगी। लैमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क था। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक 1809 में फिलॉसफी जूलॉजी प्रकाशित की थी। उस पुस्तक में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया गया है। लैमार्क के सिद्धांत 4 धारणाओं पर आधारित थे। पहला था आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति, दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव और तीसरा है अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव और चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। पहला है आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति। जीवों के विकास में जीव का शरीर और इसके अंगों के माप में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। इसमें जीवों की जीवन रीतियों, आचरण व स्वभाव आदि पर वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप शरीर की आकृति, रंग, स्वास्थ्य, विकास आदि लक्षण प्रभावित होते हैं। तीसरा पॉइंट है अंगों के अधिक या कम उपयोग का प्रभाव। लैमार्क के अनुसार वातावरणीय दशाओं में परिवर्तनों के कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता है। अतः अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक होता है, कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। ऐसे अंग धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। इस धारणा के कारण लैमार्क अंगों के कम या अधिक का सिद्धांत भी कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीवों के जीवन काल वातावरणीय दशाओं के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम अथवा अधिक उपयोग के कारण जो भी परिवर्तन शरीर में हो जाते हैं उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये लक्षण वंशागति होते हैं, अर्थात माता पिता से ये लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह लक्षण बढ़ते जाते हैं, जिसका परिणाम अंत में नई जाति का विकास होना है। अब हम लैमार्कवाद के उदाहरण के बारे में जानेंगे। अब मैं आपको लैमार्कवाद के उदाहरणों के बारे में बताऊंगी। लैमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए। प्रमुख 2 उदाहरण निम्न हैं। जिराफ का उदाहरण। जिराफ के पूर्वजों की गर्दन छोटी थी तथा अगली व पिछली टांगें समान लंबाई की थीं और वह मैदान में घास चरा करते थे। धीरे धीरे वहां के वातावरण में परिवर्तन होने लगा तथा परिणाम स्वरूप घास के मैदान समाप्त होने लगे और मरुस्थल बनने लगे। बदले वातावरण के कारण जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर आश्रित होना पड़ा। पत्तियों तक पहुंचने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन व अगली टांगों का अधिक उपयोग किया, जिससे ये दोनों अंग अधिक विकसित हो गए। यह लक्षण वंशागति हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण बढ़ते जाने से नई पीढ़ी का विकास हुआ। दूसरा उदाहरण है सर्प का उदाहरण। इसमें अंगों के अनुप्रयोग का उदाहरण सर्पों से दिया गया है। लैमार्क के अनुसार सर्पों के पूर्वज टांगों से युक्त थे। ये टांगे उनके वातावरण के उपयुक्त नहीं थे, क्योंकि झाड़ियों तथा बिलों में घुसते समय टांगे बाधा उत्पन्न करती थीं। अतः इनका प्रयोग कम किया गया, जिससे ये धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। वह शरीर पतला तथा लंबा हो गया। इस प्रकार नई पीढ़ी व नई जाति का विकास हुआ। लैमार्कवाद की आलोचना सन 1809 में लैमार्कवाद प्रकाशित होने के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी। लैमार्कवाद की पहली 2 बातें तो वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं, लेकिन तीसरी बात उपार्जित लक्षणों की वंशागति को महत्व नहीं देते। इन वैज्ञानिकों के अनुसार यदि उपार्जित लक्षण ही संतान में नहीं पहुंच पाएंगे तो लैमार्कवाद का कुछ महत्व नहीं रहता है। लैमार्कवाद के कुछ मुख्य उदाहरण हैं। बीजमान वैज्ञानिक ने चूहों की दुमें काटी, फिर भी दुमगटे चूहे पैदा नहीं हुए। दूसरा उदाहरण, ये जरूरी नहीं है कि
पहलवान का बेटा पहलवान ही हो, जबकि लेमार्क के अनुसार इस लक्षण की वंशागति होनी चाहिए। तीसरा उदाहरण, गायक कलाकारों में अत्यंत निपुणता होते हुए भी उनकी संतानों में यह गुण वंशागति द्वारा नहीं पहुंचता। उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि वातावरण में उत्परिवर्तनों अथवा अंगों के प्रयोगों के कारण तन कोशिकाएं ही प्रभावित होती हैं, जबकि जनन कोशिकाओं पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अतः केवल वही लक्षण वंशागत हो सकते हैं जो जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण हों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।